सभी दोस्तों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन 1857 के गदर को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की चमक के साथ ही सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने वालों में बेगम हजरत महल का नाम कभी नहीं भुलाया जा सकता। बेगम हजरत महल, जो कि अवध की बेगम के नाम से मशहूर हैं, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। इनका असली नाम मुहम्मदी खानुम था। बेगम हजरत महल का जन्म सन 1820 में अवध के फैजाबाद में हुआ था। पहले यह पेशे से एक तवायफ थीं और इन्हें इनके अभिभावकों ने शाही अधिकारियों के हाथों बेच दिया था। इसके बाद ये शाही हरम में पहुंच गईं। ये बेहद खूबसूरत थीं, जिसके कारण ये परी के तौर पर पदोन्नत हुई और इन्हें महक परी के नाम से जाना जाता था। इनकी बुद्धिमानी, खूबसूरती और सैन्य दक्षता के कारण ये अवध के नवाब के करीब आईं और उनकी छोटी बीवी का दर्जा इन्हें हासिल हुआ। अवध के नवाब द्वारा स्वीकार किए जाने पर इन्हें बेगम का खिताब हासिल हुआ और जब इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया तब इन्हें हजरत महल का खिताब मिला और ये हर जगह बेगम हजरत महल के नाम से जानी जाने लगीं। इनके बेटे का नाम था बिरजीस कद्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आखिरी ताजदार अवध वाजिद अली शाह की छोटी पत्नी थी। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था और वाजिद अली शाह को कलकत्ते में निर्वासित कर दिया था। अपने पति से बिछड़ जाने के बावजूद बेगम हजरत महल ने अवध रियासत के राजकीय मामलों को संभाला। आजादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 से 1858 तक राजा जयलाल सिंह की अगुवाई में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की। बाद में उन्होंने लखनऊ पर फिर से कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने बेटे बिरजीस कद्र को अवध का शासक घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल को अंग्रेज हुकूमत से बहुत शिकायतें थीं। उनकी प्रमुख शिकायतों में से एक थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सड़कें बनवाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को आकस्मिक रूप से ध्वस्त किया था। विद्रोह के अंतिम दिनों में जारी की गई एक घोषणा में बेगम हजरत महल ने अंग्रेज सरकार द्वारा धार्मिक आजादी की अनुमति देने के दावे का मजाक उड़ाया था। उनका कहना था कि हिंदुओं और मुसलमानों की पूजा के स्थान को नष्ट करना कहाँ की धार्मिक स्वतंत्रता है। ऐसे कारतूसों को क्यों बनवाया गया है जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले दांतों से छीलना पड़ता है और जिनके खोल में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी मिठाइयाँ क्यों बनाई जा रही हैं जिसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। सड़कों को बनाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को ध्वस्त क्यों किया जा रहा है। चर्च बनाने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, सड़कों में पादरी भेजने के लिए, अंग्रेजी संस्थान स्थापित करने के लिए, हिंदू और मुसलमान पूजा स्थलों को नष्ट करने के लिए और अंग्रेजी धर्म और विज्ञान सीखने के लिए लोगों को मासिक अनुदान क्यों दिया जा रहा है। क्या यही धार्मिक स्वतंत्रता है? इन सब के साथ लोग कैसे मान सकते हैं कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जब अंग्रेजों के आदेश के तहत सेना ने लखनऊ और अवध के अधिकांश इलाकों को कब्जे में कर लिया तो हजरत महल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हजरत महल नाना साहब के साथ मिलकर काम कर रही थीं, लेकिन बाद में शाहजहांपुर पर हमले के बाद वह फैजाबाद के मौलवी से मिली। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अपने नाबालिग पुत्र बिरजीस कद्र को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। उनमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी और इसी कारण अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते रहे। आलमबाग की मशहूर लड़ाई के दौरान अपने जाबाज सिपाहियों की उन्होंने भरपूर हौसला अफजाई की और हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन रात युद्ध करती रहीं। लखनऊ में पराजय के बाद वह अवध के देहाती इलाकों में चली गईं और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाई। बेगम हजरत महल के सैनिक दल में रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक दल के समान तमाम महिलाएं शामिल थीं। लखनऊ में बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व रहीमी के हाथों में था, जिसने फौजी भेष बनाकर तमाम महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया। रहीमी की अगुवाई में इन महिलाओं ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। उन दिनों लखनऊ में एक तवायफ थी, हैदरी बाई। उसके यहाँ तमाम अंग्रेज अफसर आते थे और कई बार क्रांतिकारियों के खिलाफ योजनाओं पर बातें किया करते थे।
हैदरीबाई ने पेशे से परे अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए इन सारी सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाया और बाद में वह भी रहीमी के सैनिक दल में शामिल हो गई। बेगम हजरत महल अंग्रेजों से लोहा लेती रहीं। आखिरकार बाद में उन्हें नेपाल जाना पड़ा, जहां उन्हें पहले राणा के प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने शरण देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें रहने की इजाजत दे दी गई। सन 1879 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद के मैदानों में एक कब्र में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद रानी विक्टोरिया की जयंती के अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कद्र को माफ कर दिया और उन्हें घर लौटने की इजाजत दे दी। बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद घंटाघर के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। इसकी देखभाल जामा मस्जिद केंद्रीय समिति के पास है। 15 अगस्त 1962 को बेगम हजरत महल को महान विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए लखनऊ के हजरतगंज के पुराने विक्टोरिया पार्क में मरणोपरांत सम्मानित किया गया। पार्क के नामकरण के साथ साथ एक संगमरमर स्मारक का निर्माण किया गया। पार्क का इस्तेमाल विभिन्न उत्सवों के लिए किया जाता है। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। तो साथियों, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस तरह जमकर लोहा लिया, यह जानकर आपको गर्व की अनुभूति हुई होगी कि कैसे कैसे क्रांतिकारियों ने हमें आज़ादी का दिन देखने के लिए अपना बलिदान दिया। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। इसी के